क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। करीब 1.25 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक चुनाव हुए थे और उस ऐतिहासिक चुनाव में दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। 70 सीटों में से 67 सीटें एक पार्टी, एक बिल्कुल नई पार्टी जिसे हम आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, 67 सीटें उस पार्टी ने जीती। जाहिर तौर पर ऐसा हमको फिलहाल याद नहीं आता कि हाल के दिनों में, हाल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ, किसी चुनाव में ऐसा हुआ। इतना बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने एक पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ सौंप दिया था। लेकिन आज इन 67 में से 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। और हालांकि दिल्ली में जो कोटा था वो कोटा था 7 मंत्री और 1 संसदीय सचिव का, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 21 विधायकों को सचिव का पद दे दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले के चलते। अब उन 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। यह मामला इस वक्त खासा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने साफ आरोप लगाया है कि दिल्ली में बैठे लोग, यानी दिल्ली में जो भाजपा सत्ता में है, वो उन्हें काम नहीं करने देती, वो दरअसल उनसे डरती है। जबकि दूसरे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के कभी साथ रहे, उनका साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल साहब की ज्यादा दिलचस्पी दरअसल राजनीतिक नौटंकीबाजी में ज्यादा रहती है और इसके कारण दिल्ली में सीधा सीधा जो गवर्नेंस है वो प्रभावित हो रही है। दिल्ली में गवर्नेंस जो है, वो लैक ऑफ गवर्नेंस का इशू इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस मुद्दे को उठाएं, इस पर हमारी बहस को शुरू करें, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भ्रष्टाचार का खात्मा करने आई पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार में दूसरी पार्टियों से भी आगे निकल चुकी है। चोरी सब करते हैं, लेकिन बाकी चोरी पकड़े जाने पर बगले झांकते हैं, बहाने बनाते हैं। यह पार्टी पकड़े जाने पर पलटकर दूसरों को आंखें दिखाती है, चोरी को पूजा बताती है, एक बार फिर अपने आप को मोदी का शिकार दिखाती है। ये टिप्पणी है आम आदमी पार्टी पर, और ये टिप्पणी और किसी ने नहीं बल्कि एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सहयोगी रहे योगेंद्र यादव ने की है। तब जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर एक और नया विवाद खड़ा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू किया है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर पार्टी के 21 विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए संसदीय सचिव की पोस्ट दे दी। नियम के अनुसार दिल्ली में सिर्फ 7 विधायकों को मंत्री और 1 विधायक को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है, पर केजरीवाल ने थोक के भाव 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया। और जब मामला फंसा तब उन्होंने अपने विधायकों को बचाने के लिए एक नया बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकार करके वापस भेज दिया है। और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही। लेकिन योगेंद्र यादव सहित एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे कई नेताओं ने इस मामले में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की है। इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक नौटंकी की आदत पड़ गई है। एक तरफ दिल्ली में लोग बिजली पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आरोपों और विवादों की राजनीति में मशगूल हैं। आरोपों विवादों की इस राजनीति के चलते दिल्ली में गवर्नेंस कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है। तो हमारी रिपोर्ट थी और हमारे आज के 2 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो अरविंद केजरीवाल साहब जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़चने पैदा कर रही है, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का आरोप है। 2 टूक में इस सवाल को हम जरूर उठाएंगे, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारा आज का दूसरा सवाल जो कि अरविंद केजरीवाल के कभी समर्थक और सहयोगी रहे वही उठा रहे हैं, और वो दूसरा सवाल ये है कि क्या दरअसल अरविंद केजरीवाल साहब की दिलचस्पी गवर्नेंस की बजाय राजनीतिक विवाद खड़ी करने में ज्यादा है। और ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बिजली की समस्या है, दिल्ली में पानी की समस्या है, किल्लत है बिजली पानी की, दिल्ली में कानून व्यवस्था का मसला जो है वो खड़ा हो गया और बहुत सारे मसले हैं, वादे अधूरे हैं। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल साहब की दिलचस्पी शायद राजनीतिक विवाद खड़े करने में, राजनीतिक नौटंकीबाजी में ज्यादा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक जमाने में अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जिन्होंने पार्टी का गठन किया वही आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ
तीन नहीं, फिलहाल दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दो, हमारे साथ विजय गोयल साहब है। विजय गोयल साहब केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जयंत घोषाल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और तीसरा डायस जो आप देख रहे हैं वो फिलहाल खाली है, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को हमने इस बहस में आमंत्रित किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने फिलहाल इस बहस में शिरकत करने की कोशिश नहीं की। हम बहस शुरू करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग रहे उनमें से कोई आवाज आप तक पहुंचा पाए, हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले विजय गोयल जी, सबसे पहले आपसे, आप दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल साहब को काम नहीं करने दे रहे हैं, बार बार अड़चने पैदा कर रही है भाजपा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? काम करने दीजिए, उनको जनादेश मिला है। ये बात ठीक है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जो बहुमत दिया वो एक विश्वास के साथ दिया था। एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद ये तीसरी पार्टी शायद कुछ नए तरीके से काम कर पाएगी। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार अड़चने लगा रही है? इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं जिसके अंदर एक ही पार्टी की दोनों सरकारें रही हैं और विभिन्न भी सरकारें रही हैं। ऊपर अगर एनडीए की सरकार है तो नीचे कांग्रेस की सरकार है, किंतु वो मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, एक बात समझ लीजिए बात को। इसलिए दिल्ली को जो अधिकार है वो हैं, और जो दिल्ली है वो संविधान से गवर्न होती है। पर ये जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि सरकार अनुभवहीन है, गैर जिम्मेदार है, आरोप प्रत्यारोप के ऊपर चल रही है और गैर संवैधानिक काम चल रही है। और हर चीज के लिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, हर चीज के लिए वो केंद्र सरकार को ये बता रही है कि अड़चने लगा रही है। जबकि मैं समझता हूं कि अगर मैं उनकी चार चीजों को मान भी लूं, उसके बाद भी जिन चीजों में केंद्र सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गांवों की डेवलपमेंट है, चाहे वो स्लम की डेवलपमेंट है, चाहे वो सड़कें बनानी है, उसके अंदर क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। तो इसलिए जो विकास नहीं हुआ, मैं किस आधार पर कहता हूं? अगर आप आज अंबानी साहब को लेटर लिख रहे हैं बिजली के ऊपर, तो जाहिर तौर पर आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि बिजली ठीक ठाक नहीं है। 400 करोड़ का घोटाला आप जल बोर्ड में देख रहे हैं, और पीछे पानी की दिक्कत के ऊपर महिपालपुर से लेकर सब जगह झगड़े हो रहे हैं। तो आपको मालूम है कि पानी के झगड़े हो रहे हैं जी। आप कहते हैं 180 क्लिनिक खोल देंगे, खुले 2 क्लिनिक नहीं है, चल एक भी नहीं रहा है शायद इसके अंदर। उसके बाद आप दिल्ली में सुरक्षा का मामला देख लो या कोई भी मामला देख लो, आपने कहा था कि हम सीसीटीवी कैमरेज लगा देंगे, इतने लाख कैमरे लगा देंगे, हम गार्ड्स को नियुक्ति कर देंगे बसों के अंदर। कौन सा ऐसा वायदा है जो पूरा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जन लोकपाल बिल लाए, वो लचर लेके आए, किंतु आपने एक काम जरूर किया कि दिल्ली में जो भी काम आप नहीं कर पाए उसके लिए आपने केंद्र सरकार को सीधा सीधा जिम्मेदारी ठहरा दिया, और केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सबसे बड़ी दुख की बात है, हर काम के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे देना, अशोभनीय बात कर देना, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर देना, इससे तो सरकार नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल क्यों, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल दरअसल ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको कोई ना कोई तकलीफ तो होगी, कुछ ना कुछ उनको लग रहा होगा कि केंद्र सरकार अड़चने पैदा कर रही है, इसलिए वो बोलते होंगे ना। इसलिए पहली तकलीफ तो उनकी ये थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। ऐसा मीडिया ने भी उनको एक बार प्रोजेक्ट कर दिया था जब वो वाराणसी पहुंच गए थे जी। और उसके बाद से उनको लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के ऊपर ही अटैक करके उनका कद ऊपर हो सकता है, और हर चीज की जिम्मेदार खुद शासन नहीं करना। आपने देखा है दिल्ली के अंदर हाल क्या हो रहा है जी। दिल्ली के एडवर्टीजमेंट को तमिल में, कन्नड़ में, पंजाबी के अंदर दिल्ली से बाहर छपवाया जा रहा है। वो पैसा किसका है? दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है। उसके बारे में कौन बताएगा? इसी तरीके से जितने तरह की नियुक्तियां कर दी, और जो अभी 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त किए, उनको कहते हैं हमने सुविधाएं नहीं दी। पहले तो संविधान सीधा सीधा ये कहता है भी आपने सुविधाएं या नहीं दी, अगर संविधान में प्रोविजन नहीं है तो आपने वो गलत काम किया है, और अगर वो गलत काम किया है तो राष्ट्रपति के ऊपर भी आप ब्लेम लगाने में नहीं चूके कि राष्ट्रपति ने भी गलत किया है। 3 दिन पहले आप राष्ट्रपति से मिलकर आ रहे हैं, और 3 दिन के बाद आप राष्ट्रपति पे आरोप लगा रहे हैं, और फिर आप ये आरोप लगाते हैं ये भी प्रधानमंत्री जी ने करा दिया। अरे भाई, राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगता तो वो कम से कम 1 या 2 बार तो बिलों को भेज सकता था। गैर संवैधानिक चीजों को ना तो एलजी पास कर सकता है, ना ही केंद्र सरकार। चलिए, मैं जयंत, हालांकि मेरा 21 जो संसदीय सचिव हैं, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि मूल मसला जो है दिल्ली के गवर्नेंस का है कि भाई ये जो टकराव की राजनीति है, जो विवाद की राजनीति है, या कुछ लोग इसे नौटंकीबाजी कहते हैं, क्या इसके कारण दिल्ली का गवर्नेंस प्रभावित हो रहा है? लेकिन जो 21 सचिवों का मामला आया था, उस पर एक आरटीआई बड़ी दिलचस्प पार्टी है, उस पर मैं आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। राजेंद्र कुमार साहब, जो कि उनके चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल साहब के, उन्होंने एक जवाब में कहा था कि जो 21 लोग हैं इनको किसी भी तरह का पर्क्स, किसी भी तरह का इनको सरकार से कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, और साथ साथ ये भी कहा था कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते। लेकिन साथ में उन्होंने एक लाइन और जोड़ी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट अगर कभी जरूरत हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा कहा कि जो मिनिस्टर को ऑफिस है वहां पर उनको कोई ना कोई जगह काम करने के लिए अलॉट की जा सकती है। और उसी आरटीआई में ये जवाब सामने आया जिसमें जो 21
जो लोग हैं उनको जो जगह अलॉट की गई थी, उनको जो कमरे अलॉट किए गए थे, उन कमरों की लिस्ट है। हालांकि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कोई कमरा अलॉट नहीं किया गया, लेकिन आरटीआई से जवाब आया सबको ये अलॉट किया गया। क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है संवैधानिक दायरे के बाहर है और ये दरअसल जो है ये झूठ बोला? मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जब कैंडिडेट थे उस समय भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू आया था। बिल्कुल। और उन्होंने जितने पोस्ट था जो ऑनररी होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर ना लग जाए इसीलिए रिजाइन कर दिए थे। लेकिन एक आईएसआई था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का जिसमें वो ऑनररी चेयरमैन था, वो शायद भूल गए होंगे, होता है बहुत सारे कमेटी का। तो संगमा साहब कैंडिडेट थे, कोर्ट में गए थे और उस समय भी कोर्ट ने ये वर्डिक्ट आज के महामहिम के लिए दिए थे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण वो चेयरमैन नहीं रह सकते हैं और वो तुरंत वो चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिए और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण वो नहीं रखा। तो वो आईएसआई का चेयरमैनशिप से वो पैसा कभी नहीं लिया था, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं लिया। तो सवाल ये नहीं है कि आप सैलरी ले रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन संविधान में जो है वो संविधान में है। वो कोई केजरीवाल जी या कोई प्रणब मुखर्जी या कोई नरेंद्र मोदी जी वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है जो आपका मुद्दा भी है कि इस इशू को राजनीतिक मुद्दा बनाने का कोशिश हो रहा है। एक सरकार कर रहे हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ, ये संदेश आम जनता के पास देने की जो कोशिश है ये राजनीति है। लेकिन हम संविधान जो है उसके खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि केजरीवाल साहब इतना पढ़े लिखे हैं और वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पास किए हैं और आईआईटी है तो बैकग्राउंड है, तो वो जानते नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण ये नहीं रह सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और ये जो एडवाइजर का पोस्ट है ये भी देना एमएलए को, इसमें भी एक राजनीतिक, हम जानते हैं हर पार्टी का ये समस्या होती है कि आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है कि एमएलए का जो नाराजगी है और हर सब एमएलए को आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है ये तो आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन इसको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाए। तो प्रणब मुखर्जी को नरेंद्र मोदी का एजेंट बोलना शायद ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है क्योंकि मामला सिर्फ ये 21 वाला नहीं है, ये ठीक है आपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी उदाहरण दिया, संविधान के दायरे से बाहर कर रहे थे, लेकिन वो हर बात पे कहते हैं कि भाई उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार उनसे दरअसल डरती है, ऐसे वो कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब पार्टियां कहती थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, अब कोई देने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था काम करूं। देखिए मुझे लगता है ये भी एक स्ट्रैटेजी है केजरीवाल जी का। ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। मतलब देखिए आप दिल्ली में जो समस्या है वो समस्या जो है उसका हल आम जनता जो चाहते हैं वो अगर आप खुद पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप सेंटर नहीं दे रहे हैं, सेंटर नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली नहीं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि डिफरेंट राज्यों में एक सेंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट, और सरकारिया कमीशन से लेके हम इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा कि मैं बार बार देखता हूं जो पूर्ण मर्यादा है स्टेटहुड का वो भी सेंटर के खिलाफ वो नारा लगाते हैं। और केजरीवाल जी जब स्टेटहुड मिले हैं तो भी दिल्ली पुलिस का कंट्रोल चाहते हैं और वो जो पुराना बिल है अभी भी कोशिश चल रहा है। तो केजरीवाल जी दिखाना चाहते हैं कि हम आपके सपना जो है वो नेक्स्ट चुनाव में शायद यही स्लोगन होगा कि सपना नहीं पूरा कर पाया क्योंकि हमको करने नहीं दिया गया। तो ये जो शिकायत है ये शिकायत एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो है ये स्लोगन निर्भर राजनीति ना करके अगर गवर्नेंस में जाए, उसका समाधान में ज्यादा समय दे तो शायद वो ज्यादा अच्छा है। विजय गुल साहब, क्या आपको लगता है अगर जब दिल्ली की बात होती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं? वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की पार्टी भी एक जमाने में कहती थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, और आज अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में अगर रेप होते हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मेरे पास पुलिस नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ये दरअसल भूल जाते हैं कि जब शीला दीक्षित ही कहती थी तब वो कहते थे कि हमें इतना, अरविंद केजरीवाल साहब के ट्वीट है उस समय के जब उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा हमें बेबस मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो हर बात पे बहाने बनाए कि मेरे पास पुलिस नहीं है, बल्कि शीला दीक्षित को काम करना चाहिए। जो आरोप शीला दीक्षित पर लगाते थे आज उन पर, जो आप कहते थे आप उससे पलट जाते हो। तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का चरित्र है क्या? देखिए एक बात समझिए, जैसा जयंतो भाई कह रहे थे, मैं इसको स्ट्रेटेजी नहीं मानता।
मैं कहता हूं ये बौखलाहट और निराशा है। आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार की जब शुरुआत हुई थी तो वो 26 जनवरी की परेड के अंदर जाके नीचे बैठ गए थे मुख्यमंत्री होने के नाते कि 2 सिपाहियों को निष्कासित को नहीं किया। ये उनके स्वभाव में है, तिल को ताड़ बनाना। जब मैं ऑड इवन के का विरोध करते हुए चालान काटने निकला था तो उन्होंने कहा देखिए ये उल्लंघन कर रहे हैं, खुद बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे, बिजली के तार जोड़ने के लिए संविधान का उल्लंघन कर रहे थे, तब उनको नजर नहीं आया। लोगों से कहा था बिजली के बिल मत दो, बिजली का बिल मत दो। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस समय तो बौखलाहट और निराशा है जी, और उसके कारण दिल्ली की जनता सफर कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है दिन भर आप केंद्र सरकार को गालियां निकालते रहें और फिर आप ये आशा करते रहें कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। इसका जवाब मेरा सबसे बड़ा यही है, जिन मामलों में केंद्र सरकार दखल नहीं देती है या केंद्र सरकार के अधिकार नहीं है, क्या आप उन मामलों में कुछ कर पाए हैं ये बताइए। आपके 2 मंत्री अभी तक भ्रष्टाचार के अंदर पहले ही रिजाइन कर चुके हैं। उनको फंसा देते हैं ना, वो तो कह रहे हैं फंसा देते हैं, सीबीआई की रेड आप करवा देते हैं। आसिम खान का सब कुछ आपके पास है, सब कुछ भाजपा के पास है। वो कहते हैं कि भाई भाजपा वाले जो है हमारे कमिश्नर को वो बुलाएंगे, झूठ में फंसाते हैं, सहयोग नहीं करते। क्या वो पुलिस कमिश्नर को बुलाते हैं तो वो उसको रिपोर्ट नहीं करता क्या? क्या वो पुलिस कमिश्नर असेंबली के अंदर नहीं आता क्या? क्या ये तीनों पुलिस तीनों जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं इनका जो कमिश्नर नियुक्त होता है वो उनकी मर्जी से नियुक्त नहीं होता क्या? पर किसी के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। एलजी के साथ उनका झगड़ा, पुलिस कमिश्नर के साथ उनका झगड़ा, वही तो आपके आदमी है, वही तो कहते हैं नजीब जंग झगड़ालू स्वभाव है। पुलिस कमिश्नर आपके आदमी है, वो कहते हैं सारे लोग हैं और इसलिए मुझे काम नहीं करना। ये प्रशांत भूषण और वो यादव ये तो हमारे आदमी नहीं थे जिनसे सबसे पहले झगड़ा करके निकले, जो इनके बिल्कुल साथ थे जी। ऐसा कोई एक आदमी बताइए चाहे उनके पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो जिनसे उनके झगड़े नहीं चल रहे होंगे। और अब ये 21 एमएलए से झगड़े आप कह रहे हैं झगड़ा करने की उनकी प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आरोप की राजनीति कर रहे हैं। जयंत घोषाल साहब अभी थोड़े दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई मैंने 16 साल से एक जोड़ी जूता नहीं खरीदा है। तो एक ऐसा ईमानदार आदमी जिसने 16 साल से एक जोड़ी जूता नहीं खरीदा है, तो वो उस ईमानदार आदमी की राजनीति पर बीजेपी इस तरह से उंगली उठा रही है, तो आपको लगता है? देखिए मैं विजय जी जो कह रहे हैं, मैं आपको देखिए एक उदाहरण अभी इसी वक्त दे रहा हूं कि जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो लोकतंत्र में अगर आप लोकतंत्र के हिस्से हैं और आप चाहते हैं कि चर्चा होते हैं आपका जो तो पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, आज जैसे ये डिबेट में वो नहीं आ रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि आपने कोशिश की बिल्कुल हमने और वो नहीं आ रहे हैं, तो ये जो ना आना, ये जो बॉयकॉट पॉलिटिक्स, ये भी तो देखिए लोकतंत्र में हम व्यक्तिगत केजरीवाल जी के व्यक्तिगत कोई हमारा तो विरोध नहीं है, हम राजनीति के ऊपर एक चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा में हम सोच रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये उचित कदम नहीं है। तो उसमें वो क्या सोच रहे हैं, वो दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता से वोट से वो आए हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होता है कि इसको पार्टिसिपेट करके उसको खंडन करे। बिल्कुल खंडन करना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं जवाब उनको जरूर देना चाहिए। हमारे साथ तीसरे मेहमान जो जुड़े हैं फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़े हैं। फिरोज जी आम आदमी पार्टी के समर्थक रह चुके हैं, सहयोगी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल साहब के साथ काफी समय तक काम कर चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फिरोज साहब हमने आम आदमी पार्टी को भी बुलाया था लेकिन वो इस बहस में आया नहीं, पर मैं आपसे पूछता हूं, आप आम आदमी पार्टी में रहे, आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है मामला दरअसल जो है केंद्र सरकार कुछ रोड़े अटका रही है, अड़चने पैदा कर रही है, या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल साहब की दरअसल आदत है वो इस तरह की, जैसा विजय गोयल जी ने ब्रेक पे जाने से पहले बोला? देखिए अशोक भाई, मैं आपको आम आदमी पार्टी की जो है असलियत बताता हूं, मुझे 2 मिनट का समय आप देंगे? ठीक है। देखिए वो लोग जो आज आम आदमी पार्टी के मालिक हैं वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना जी के कंधों पर जो है उन्होंने बंदूक छोड़ी और दिल्ली के जो भोले भाले अवाम हैं वो मैदान में उतरे, उनको शीशे में उतारा और तरह तरह के उनसे वायदे किए कि जन लोकपाल बिल बनाएंगे, 20,000 लीटर पानी देंगे मुफ्त में, तो 500 स्कूल बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ, हुआ, बिजली दी, बिजली कुछ नहीं दिए, कोई सस्ते दाम नहीं हुए। मैं खुद बहुत महंगी बिजली जो है मेरा हजारों का बिल आता है, 10,000 का, कभी 12,000 का, इस तरह से बिजली कोई सस्ती नहीं हुई है। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, तफसील से फिर आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सपनों के सौदागर बन के आए, सुनहरे सपने इन्होंने दिल्ली वालों को बेचे। दिल्ली वाले पहले ही कांग्रेस के राज से बहुत ज्यादा दूषित राज से परेशान हो चुके थे, हाहाकार था। उन्होंने कहा कि चलो भाई एक ईमानदार नेतृत्व आ रहा है, नया परिधान, नई परिभाषा, नया सिस्टम है, नई राजनीति होगी तो हम इसको फॉलो करें। बहुत से लोग जुड़ गए, मैं भी भ्रांत हुआ, मैं भी जुड़ गया। मैं सोच रहा था ये बेचारे इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, अन्ना इनके साथ है तो इनसे जुड़ा जाए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम अंदर गए, हमने करीब से देखा तो ये पाया कि ये कोई ईमानदार लोग नहीं हैं,
ये दूसरी जो पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा बसपा, इनसे कोई अलग नहीं है, बल्कि उनसे भी ज्यादा ये भ्रष्ट लोग हैं। अंदर जाकर ये पता चला कि ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं। दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल। इनका जो ध्येय है, इनका जो मकसद है, वो गवर्नेंस देना नहीं है, इनका मकसद है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है बिल्कुल गंध। इन्होंने जो राजनीति दी है, ये आप देखिए, कभी प्रधानमंत्री पे लाछन लगा रहे हैं, कभी किसी और के ऊपर लाछन लगा रहे हैं, कभी क्रिकेट के नाम में ये फाइनेंस मिनिस्टर को जो है कटघरे में उतार रहे हैं। और एक सेकंड बात मैं पूरी करता हूं कह के, मुझे एक सेकंड दीजिए। तो इनकी जो राजनीति नेगेटिविटी है, इनकी ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं दूसरों के फटे में पांव अड़ाकर, और जबकि इनको मिलता कुछ नहीं है। इनको पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कि जो भी ये इल्जाम लगा रहे हैं, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, लेकिन इस तरह के केस निकालकर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पब्लिक को, अशोक भाई, काम चाहिए, पब्लिक सब चीजें जानती है। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग देयर अकाउंटेबिलिटी। वो आपने ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जो तमाम आरोप लगाया, वो हो सकता है इसलिए भी हो क्योंकि आप जब पार्टी से जुड़े तो आपकी अपनी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है। हो सकता है आम आदमी पार्टी ने उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, इसलिए आज आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं अब ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था, अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 साल से एक जोड़ी जूता नहीं खरीदा है। तो उनकी ईमानदारी देखिए, वो बेचारे एक जूता नहीं खरीदते और आप उन पर इतने सारे इल्जाम लगा देते हैं। ये सारी नौटंकी है, ड्रामेबाजी है अरविंद केजरीवाल की। स्वेटर में छेद कर लेते हैं, 5 रुपए का पेन लगा लेते हैं, चप्पलें पहन लेते हैं, इससे वो इंप्रेस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस स्टोरी। आपने कहा मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं सोच रहा था ईमानदार लोग हैं, मगर सबसे ज्यादा घमंडी, सबसे ज्यादा बेईमान लोग मैंने इनको आजमाया, मैं समझ गया मेरी क्या महत्वाकांक्षा थी। मेरी महत्वाकांक्षा होती तो मैं बीजेपी से जुड़ता, कांग्रेस से जुड़ता। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। जब इनके साथ था, मैंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था। मैं तो ये चाह रहा था कि लोगों को एक नया सिस्टम, एक अच्छा गवर्नेंस मिले। 15 साल के गवर्नेंस से लोग बहुत ऊब चुके थे कांग्रेस के। तो लोगों के मसीहा बन के आए थे, लेकिन ये मसीहा क्या, इन्होंने तो इतने कह रहे थे 15 लाख हम वो देंगे, सीसीटीवी देंगे और हम वाईफाई देंगे, क्या क्या हम करेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं एक आपके चैनल से मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं पंजाब वालों को, जो सपने इन्होंने दिल्ली वालों को बेचे हैं, आज वही सपने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब वालों को बेच रहे हैं। वहां के किसानों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, वहां के जो नशा करने वाले नौजवान हैं उनसे हमदर्दी दिखा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये पंजाब में आ गए तो जो खुशहाली वहां पे है वो भी ठप हो जाएगी, नशा वहां बढ़ जाएगा, वहां पे किसान जो है ज्यादा वहां पे आपने परेशान हो जाएंगे। आपने पंजाब का जिक्र किया, इसलिए मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो अभी जो ताजा खबर है वो ये है कि इस वक्त इन दिनों अरविंद केजरीवाल साहब गुरमुखी सीखने में लगे हुए हैं, बाकायदा पगड़ी बांधना सीख रहे हैं, गुरमुखी सीखने में लगे हैं। लेकिन ठीक है, राजनीति में ऐसा होता है। एक सेकंड मैं टिप्पणी करूंगा, मैं बात काट रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा अशोक भाई। ये देखिए, गुरमुखी आज ये पंजाबी टीचर्स को प्रमोट कर रहे हैं। इनसे ये तो हुआ नहीं कि मैंने इनसे कहा था कि उर्दू मीडियम स्कूल, 40 साल से कांग्रेस के राज में एक स्कूल गिरा हुआ है, वहां कौमी स्कूल बाड़ा इंदुराव में। 1 साल से इनसे मैं अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं, अरविंद केजरीवाल से अपॉइंटमेंट नहीं देते, इसलिए कि इनके पास जवाब नहीं है। इन्हें पता है कि आई विल कॉल अ स्पेड, खरी खोटी सुनाऊंगा इनको। चले यार, पर विजय जी एक बात मैं फिर से इस पर आ रहा हूं, क्योंकि 2 चीजें हैं। बिजली पानी दिल्ली की जो समस्या थी, उस पर बार बार अरविंद केजरीवाल साहब का दावा है कि उन्होंने 20,000 लीटर फ्री पानी देने की बात करी। और बिजली के बिल लोगों का, फिरोज बख्श साहब जो कह रहे हैं वो उनका मैं नहीं जाता, लेकिन बहुत से दिल्ली के लोग कहते हैं कि उनके बिल जो है दरअसल कम हो गए। और ये 2 इश्यू है जिस पर लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और ये हमने अभी जो निगम के चुनाव थे उसमें भी देखा। तो ये आप किस आधार पे कहते हैं कि दिल्ली में दरअसल गवर्नेंस जो है वो नहीं है, या गवर्नेंस जो है प्रभावित हो रहा है, गवर्नेंस पे अरविंद केजरीवाल साहब का ध्यान नहीं, किस आधार पे कहते हैं? चाहे हाउसिंग है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे सड़कें हैं, चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, चाहे गाँवों की समस्याएं हैं, चाहे स्लम की हैं, चाहे झुग्गी झोंपड़ियों की है, इनमें से कौन सी समस्या हल हुई है? और इसका सबसे बड़ा जो नतीजा सामने आया है वो एमसीडी के चुनाव के अंदर आया है, जहां इनका वोट परसेंटेज शायद 17 से 20% से भी नीचे जाके गिर गया है जी। पर आपकी भी तो बुरी हार हुई उसमें। मेरी बात नहीं है, बीजेपी सरकार में वो थे, मेरी बात नहीं है, सरकार के अंदर वो थे। आप समझे, मैं तो कहीं ना कहीं गेन करके आया हूं जी। सबसे ज्यादा गेन मैंने किया, अगर वोट परसेंटेज के अंदर देखेंगे, सीटों में नहीं किया, पर इनका वोट और परसेंटेज नीचे गिरा है। तो इसीलिए जैसा ये बता रहे थे भक्त साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने उनको चुना था वो टूट चुका है। लोगों को लगता है कि इनके कारण सेंटर
जो और मदद देना भी चाहता है वो भी ये मदद लेना नहीं चाहते, क्योंकि सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सेंटर इनके विरोध के अंदर है और इनकी टकराव की राजनीति और झगड़े की राजनीति है। इसलिए आपने देखा होगा हर छोटी बात के ऊपर वो प्रधानमंत्री को ब्लेम करते हैं। दिल्ली की जनता सब कुछ जानती है, अगर आप डिलीवरी नहीं करोगे तो जैसा इनका भी एमसीडी के इलेक्शन के अंदर हुआ है, कल ये जब 21 चुनाव फिर दोबारा होंगे उसमें साफ साफ तौर से नजर आएगा आपको। नहीं, लेकिन एक बात है कि आपने जैसा जयंत जी कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कुछ भी कहें वो श्रूड पॉलिटिशियन है, नहीं तो इतनी बड़ी दिल्ली में जीत जो हासिल करी है उनके पास पॉलिटिकल स्किल तो है। तो आप क्या लगता है अगर वो जो ये जो कुछ कर रहे हैं, बार बार आरोप लगाते हैं या फिर बार बार जो है कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई कहते हैं कि बार बार पीएम पर आरोप लगाते हैं, तो इसके पीछे उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी तो होगी। उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से जो है इससे उनका कद बढ़ रहा है, हम सिर्फ राजनीतिक नौटंकीबाजी कह के इसको साइडलाइन नहीं कर सकते शायद। नहीं, लेकिन देखिए तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इन इट्स ईटिंग। आप सपना, जैसे आप कह रहे थे कि सपनों का सौदागर बन सकता है एक चुनाव के कैंपेन में, लेकिन 5 साल में जब आप आम जनता के नाम नारा लगा के आप चुनाव जीत के आए हैं तो उसमें आपको आम जनता देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। तो आप सपना दिखा सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उसका असर क्या है, वो हमको क्या मिल रहा है, समस्या का समाधान हुआ है या नहीं, ये तो हकीकत है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि एक छोटी सी चीज हो रहा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए आपने ही बताया था कि तो आप एक्सपेक्टेशन किसने तैयार किया था? एक्सपेक्टेशन आप तैयार किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा अगर काम हो रहा होता तो पूरे पेज के एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं थी। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको लगता है काम नहीं हो रहा और आप फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स में करोड़ों रुपया खर्च कर। जो वायदों की बात है, 15 लाख सीसीटीवी का वायदा भी था, लेकिन दिल्ली में 200 अब तक सीसीटीवी लगे हैं, 5000 मार्शल तैनात करने थे, 3000 मार्शल अपॉइंट हुए ऐसी खबर है, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी थी, वो हमें तो कोई मार्शल का नजर नहीं आता। नहीं चलिए, पर आंकड़े कहते हैं, जो आंकड़े कहते हैं मैं वो बता रहा हूं। पर बहुत अंत में फिरोज बख्श साहब, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में गवर्नेंस जो है इससे प्रभावित हो रहा है? आपको लगता है कि दिल्ली और केंद्र और जो दिल्ली के बीच लगातार तनातनी की बात है, आपको लग रहा है कि दिल्ली के लोग उससे सफल हो रहे हैं? देखिए, जो आम आदमी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो सिवाय नौटंकियाबाजी के और कुछ नहीं कर रहा है। मैं नहीं समझता कि कहीं कोई टकराव है आपके बीच में और जो सेंटर में गवर्नमेंट है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और उसका भी कभी कहीं मतलब किसी से भी टकराव नहीं था। बीजेपी भी रही है पावर में। ये तो खामखाई अपने को ब्रांड कर रहे हैं। इनका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि ऑपोजिशन को गालियां दो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनको गंदा करो और अपनी बैंड वैगन को आगे बढ़ाओ। मेरे ख्याल से एक्सपोज हो चुके हैं। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, विजय गोयल जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाए तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। या तो पावर में कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, दोनों में से कोई पावर में आएगा, शंको भी नहीं होगा। वो अगर 21 विधायकों की सदस्यता जो है रद्द होती है तो पता चल जाएगा दिल्ली की जनता को कि आपको वो भी आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। कानून नहीं पता, अरविंद केजरीवाल को कानून नहीं पता। ये राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति ने इनको कानून की कॉपी दी कि अरविंद भाई पहले कानून पढ़ लीजिए। ठीक है, इनको कानून नहीं पता। ये चाहते हैं मक्खन मलाई वाले सारे ओहदे जो अपने उनको दे दें, अपने एमएलए को। ऐसे थोड़ी हो सकता है। पर विजय जी, आखिरी बात, क्या आपको लगता है कोई ऐसा रास्ता, क्योंकि दिल्ली में अगर 67 विधायक उनके चुने गए तो आपके भी 7 सांसद चुने गए हैं, और जाहिर तौर पर भाजपा की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली में अगर गवर्नेंस का इशू है, भाजपा की भी जिम्मेदारी है कि गवर्नेंस दिल्ली में जो समस्याएं हैं उसका हल निकले। तो आप लोग एक संवाद क्यों नहीं कायम करने की कोशिश करते हैं? सब लोग चिंतित है। मैंने नहीं देखा उन्हें आज तक सब पार्टियों की कभी उन्होंने मीटिंग बुलाई हो। मैंने कभी नहीं देखा वो 7 एमपीज दिल्ली के साथ कभी बैठे हो। एलजी के बारे में जिस तरह के वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और जो एलजी यहाँ का गवर्नर है जिसके पास सारी पावर्स हैं, उनके लिए जिन शब्दों का, इससे पहले भी टकराट होती थी, सब चीजों में सहमति नहीं होती थी, पर इन शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं है कि आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये तब होगा। मैंने भी उनसे ये बात बताई कि भाई आप पहले गाली देना छोड़िए जी, आलोचना आप कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, सही या गलत का निर्णय कर सकते हैं आप, किंतु आप अगर चीजों को ऐसे लेके आएंगे जो गैर संवैधानिक होगी और फिर आप गाली देकर ये आशा करेंगे कि आपकी गैर संवैधानिक प्रस्तावों को या बिलों को केंद्र सरकार पास कर दे या एलजी पास कर दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम इनको अपना व्यवहार, आचार, आचरण
इन सबको जरूर ठीक करना चाहिए, ऐसा दिल्ली की जनता इनको चाहती है। राजनीतिक और दिल्ली की भाषा जनता बोलनी ये नहीं आती कहती है, है बिल्कुल। कि अब हमने गलती की है, हमें नहीं लगा था ये ऐसे निकलेंगे। चलिए कैसे निकलेंगे ये दिल्ली की जनता को तय करना है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, ऐतिहासिक जनादेश दिया था। और आज अगर दिल्ली में गवर्नेंस की समस्या है तो उस पर कम से कम अरविंद केजरीवाल साहब को सोचना पड़ेगा, क्योंकि दरअसल उनको जो वोट मिला था, उनको जो जनादेश मिला था, वो दिल्ली की जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिला था। केंद्र से लगातार झगड़े करने के लिए, केंद्र पे लगातार आरोप लगाने के लिए नहीं मिला था। जाहिर तौर पर और भी देश में तमाम मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने भी समस्याएं हैं, लेकिन वो बार बार आरोप नहीं लगाते। तमाम सीमाओं के बीच जो लिमिटेशंस हैं उनके बीच गवर्न अच्छे से अच्छा गवर्न करने की कोशिश करते हैं, और वही फिलहाल अरविंद केजरीवाल साहब को करनी चाहिए। लेकिन हम नसीहत नहीं दे सकते, दिल्ली की जनता ही नसीहत दे सकती है, जनता ही फैसला कर सकती है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने इस बहस में उनसे जवाब लेने की कोशिश की थी। हमने चाहा था कि इस बहस में आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता शामिल हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने यहां पर किसी को भेजा नहीं, कोई इसमें शामिल होने आया नहीं। लेकिन हमारी कुल कोशिश यही है कि कम से कम ये बहस जो है देश की जनता के बीच, दिल्ली की जनता के बीच लगातार चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहां पर आने के लिए। और दो टुक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।